और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि है उत्तर प्रदेश से। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर यूपी हुकूमत ने एहतियाती तदबीरें करनी शुरू कर दी हैं। रियासती हुकूमत ने 25 दिसंबर यानी कल से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना ज़ाब्ते के तहत शादी की तकरीब में 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 350 से ज़ायद मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि नाइट कर्फ्यू का निफाज हो जाएगा, क्या कुछ और गाइडलाइंस? हाँ देखिए, बहुत अहम बात यह है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नकलो हरकत है वो बंद कर दी गई है, अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने पड़ेंगे। बाजारों के ताल्लुक से भी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है कि बाजार में उन्हीं लोगों को सामान मिल पाएगा जो लोग मास्क लगाए होंगे। दुकानदारों के लिए भी सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि जो शख्स भी बगैर मास्क के सामान खरीदने आए उसको सामान न दिया जाए। शादी ब्याह की तकरीबात में 200 लोगों की पाबंदी है और साथ में ये भी कहा गया है कि आइंदा अहकामात तक 200 रहेंगे, ताहम इसमें कमी भी की जा सकती है। तो देखिए, ये जो पूरा मंजरनामा बदल रहा है तेजी से, ये इशारे दे रहा है कि अब हालात तशवीशनाक होने के अंदेशे और खदशे लाहक हैं। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाहिर है कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, उनका निफाज करें, ताकि हालात बेहतर हो सकें और ये मजीद फैलने से बच सके। तो ये हम देखते हैं कि देखिए, जहाँ तक सियासी रैलियों का ताल्लुक था उसके हवाले से भी गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए, और दूसरे जो तकरीबात हैं, मजहबी तकरीबात, उनके हवाले से भी। लेकिन अभी तक उस बात में कोई पेशरफ नहीं की गई है। लेकिन इम्कानात यही है कि अनकरीब ही सियासी रैलियों के ताल्लुक से बिल्कुल तारिक जी तमाम तर चीजें जो हैं सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की क़यादत वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की सताइश की है। विजय यादव है, वो गैंगस्टर केस में अंदर थे और ये ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के यहाँ केस लगा हुआ था। तो इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी, और ग्रांट करने के बाद एक कोविड-19 की अपनी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने डाली कि बेसिकली इतनी भीड़ भाड़ है और केस को देखते हुए कोविड के, और जो अब न्यू वेरिएंट आ गया है उसको देखते हुए, और जितनी लोगों ने परेशानी झेली है लास्ट ईयर या अभी इस साल जो सेकंड वेव आई थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है कि भाई ये इस तरह की जो भीड़ उमड़ के आ रही है, थोड़ा सा भीड़ जो है इसको कंट्रोल करें। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए, तो इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी ये प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए की है कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है, क्योंकि वैसे कोर्ट का ये मानना है कि किसी को भी असुविधा ना हो। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, ये न्यायालय की भी जिम्मेदारी है। अब ये बात सही है कि कोविड की समस्या पिछले लगभग 2 वर्षों से पूरे देश की जनता को ग्रसित किए गए हैं और उससे बहुत हानि हुई है, बहुत क्षति हुई है।
और बहुत लोग इसमें हताहत हुए हैं, मरे हैं, नुकसान हुआ है। जहां तक अब चुनाव कराना या न कराने का प्रश्न है, इसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे, और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद, साथ ही साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नजर कई अहम फैसले रियासती हुकूमत ने पहले ही लिए हैं। हुकूमत ने रोको टोको मुहिम की शुरुआत की है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात की जा रही है। रियासत में कल रात से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज पहले ही किया जा चुका है। इसी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी कोरोना का गहन लग गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत ने नए साल के जश्न, जिम, हाई एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोचिंग में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही दाखिला देने की हिदायत सख्ती से जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि माह नवंबर में एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 69 तक पहुंच गई थी। अब दिसंबर में यौमिया तौर पर कोरोना के 10 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है। कुछ मामलों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगा, तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी उसमें सम्मिलित हों, उनके दोनों डोज वैक्सीन के जरूर लगे हों। ये सुनिश्चित किया है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब हम बहुत तेजी से रोको टोको अभियान शुरू करेंगे, खासकर मास्क को लेकर, और सभी जिलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। नाज़रीन, इस वक्त अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर में खिताब कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। बेअदबी का कांड हुआ था 2015, उसके बाद 2016 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया, सरकार बदल गई, अकाली दल की सरकार चली गई, बाद कैप्टन की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ गई, कैप्टन बदल गए, चन्नी साहब की सरकार आ गई, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। तो संदेश क्या दे रही हैं पंजाब की सरकारें कि ये चलता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोषियों के साथ खड़ी हैं ये सरकारें। आज अगर पुराने बेअदबी जिन लोगों ने करवाई थी उसके मास्टरमाइंड को के सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाती होती, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा बेअदबी करने की पंजाब के अंदर। तो क्या माने, मिले हुए ये सारे। और आज पंजाब के अंदर इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कमजोर सरकार है, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, झगड़ रहे हैं ये लोग। ये मंत्री उसके खिलाफ लड़ रहा है, उनका पंजाब का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा है। ये क्या पंजाब सरकार चलाएंगे? इतनी कमजोर सरकार पंजाब को अच्छी व्यवस्था, विकास, शांति नहीं दे सकती। आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सख्त, स्टेबल और ईमानदार सरकार देंगे पंजाब को। जब तक सख्त,
सरकार नहीं आएगी, जब तक स्ट्रांग सरकार नहीं आएगी, जब तक सख्ती वाली और ईमानदार सरकार नहीं आएगी, तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। इस किस्म के कांड, बॉम्ब ब्लास्ट, बेअदबी के कांड चलते रहेंगे। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी है। आज भी अपोजिशन ने ओबीसी रिजर्वेशन, एसटी तहरीक और पेपर लीक मामले को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज किया। मुंबई का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आज भी अपोजिशन का एहतजाज जारी है, क्या कुछ वहां पर अभी नजारा? देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आज काफ़ी आक्रामक भूमिका में साफ तौर पे नज़र आ रही है बीजेपी। इसकी एक वजह ये भी है कि जो विंटर सेशन शुरू हुए थे वो काफ़ी कम दिनों के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब तक चर्चा नहीं हुई, इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी साफ तौर पे इनके दिखाई देने लगी है। जिस तरह से सुबह करीब 11 बजे विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ, कामकाज में हिस्सा ज़रूर अपोजिशन ने लिया, लेकिन अपनी जो भूमिका है साफ तौर पे यहाँ की विधानसभा की सीढ़ियों पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये सरकार है जो कई मुद्दे को अनदेखी कर रही है, खास करके ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे को किस तरह से दरकिनार कर रही है, इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और सबसे खास बात, जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है, अब तक घोटाले को लेकर एक और घोटाला सामने आया है, इस बार है पेपर लीक का मामला। इसे लेकर जांच की जानी चाहिए, इसे लेकर चर्चा की जानी चाहिए, इसमें दोषी कौन है, इस तरह के जो मामले हैं किस तरह से सामने आए, इसे लेकर चर्चा की जानी चाहिए। अपोजिशन का साफ तौर पे मानना है, लेकिन इस पर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस तरह से विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ और आज बैठक की गई, जो विधानसभा कामकाज समिति है उसकी बैठक हुई, इस बैठक में इस बात को भी जोर दिया गया कि इस आगे के 2 दिन और भी है विधानसभा के सत्र, सोमवार और मंगलवार यानी 27-28 तारीख को होने हैं, तो ऐसे में ये जो सत्र का जो वक्त है और बढ़ाया जाए और या 1-2 दिन किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और इस पर भी नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि विधानसभा अध्यक्ष अब तक चुना नहीं गया है, काफ़ी वक्त हो चुका है बिना अध्यक्ष के विधानसभा का कामकाज चल रहा है। और ऐसे वक्त में जब अक्सर देखा गया था चुनाव से पहले कौन विधानसभा का अध्यक्ष हुआ, उसे लेकर सभी के साथ चर्चा की जाती थी, एक नोटिफिकेशन निकाला जाता था और नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा इलेक्शंस होते थे या फिर इलेक्शन अब तक नहीं देखे जाते। इसकी वजह ये है कि एक परंपरा चलती आई है महाराष्ट्र में कि जो अध्यक्ष चुना जाएगा सर्वसहमति से चुना जाएगा और अक्सर ऐसा देखने को मिला। तो देखना अहम रहेगा कि अब जो 2 दिन बचे हैं क्या उनमें वाकई अमली तौर पर कोई काम हो पाता है या वो भी ऐसे ही शोर शराबे की नजर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। अमन कानून की बहाली को लेकर पुलिस ने इकदाम उठाए हैं। आरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त का अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरह से आपने बताया कि जो है एनकाउंटर था आज सवेरे शुरू हुआ था और फिलहाल जो है गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया है, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। जिस तरह से बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं इलाके में, लेकिन जो बॉडी है वो एक ही मिलिटेंट की रिट्रीव हो पाई है, तो उस वजह से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। हालांकि फौज और पुलिस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो जायवारदार थी वहाँ से हटना शुरू किया है उन्होंने, लेकिन जो ऑपरेशन है वो अभी हम कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि इस तरह से पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्स को खदशा था कि 1 से ज्यादा मिलिटेंट वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो अभी तक जो वो मिलिटेंट है वो आदमशनाख्ती है, पुलिस ने अभी तक उसकी शनाख्त जो है उसको भी जाहिर नहीं किया है। और हिना, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 रोज काबुल बिजबेहाड़ा में अटैक हुआ था एक एएसआई पर और शदीद तौर पर उसको जख्मी
भी कर दिया गया था, जिसके बाद वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे थे। मोहम्मद अशरफ उनका नाम था और उसी वक्त से लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था, वसी ऑपरेशन शुरू किया था जो अटैकर्स से उनको ढूंढ निकालने के लिए। और उसी ऑपरेशन की एक कड़ी के तहत ये जो एनकाउंटर है आज रोनुमा हुआ और इसी तनाजुर में इसको देखा जा सकता है कि जो वसी ऑपरेशन था तो इसी में इस सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, बांग्लादेश की इसगिंधा नदी में लॉन्च में आतिशबाजी के नतीजे में 38 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद झुलस गए हैं। ढाका से 2.5 किलोमीटर दूर यह हादसा पेश आया। झुलुकाटी जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फेरी ढाके से जनूबी बांग्लादेश के जिला बारगुना जा रही थी कि अचानक आग नमूदार हुई। इस लॉन्च में करीब 500 अफराद सवार थे। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जांच जारी है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।